हेलो एवरीवन, दिस इज रुपया मनीष गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम परीक्षा बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हम ले लेते हैं परीक्षा बोर्ड से पहला चैप्टर, जो कि क्लास 10th साइंस का रहने वाला है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं सही विकल्प। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अपन पहला वाला प्रश्न। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब आपसे वो लोग पूछ रहे हैं कि बताओ भैया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो होता है 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से कम किसी का पीएच मान है, इसका मतलब वो अम्ल है। क्या है? अम्ल। और अगर 7 से ज़्यादा किसी का पीएच मान है, इसका मतलब वो क्षार है। क्या है? क्षार। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि बताओ भैया किसी चीज़ का जो पीएच मान है वो है 10। अब बताओ ये अम्ल है, क्षार है, पानी है या कुछ और है। तो आप बता दीजिएगा कि यार 7 से ज़्यादा है, 10 तो 7 से ज़्यादा होता है ना, तो ये हमारा क्षार है। ओके, तो ये थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि आपको काम आ सके। आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। अब बताओ भैया किसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना? संक्षारण का है। किसका? संक्षारण। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, संक्षारण। अब आप पूछोगे कैसे? तो देखो यार, बहुत ही सिंपल सा इसका फंडा है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई सी भी धातु अगर खुले वातावरण में रख दी जाती है तो वो हवा से कांटेक्ट करती है, मतलब हवा के साथ रिएक्शन करने लग जाती है, ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा जो अपने वातावरण में मौजूद जल के जो कण होते हैं उनके साथ भी ये रिएक्शन कर लेती है, और ये जो मेटल होती है, फिर कहें जो धातु होती है, वो खराब होने लग जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। और जब संक्षारण लोहे का होता है तब हम उसे क्या कह देते हैं? लोहे में जंग लग गई भैया। ठीक है, तो नॉर्मल सी ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ लोहे में ही लगती है जंग। जंग तो लोहे में ही लगती है, लेकिन संक्षारण कई प्रकार की धातुओं का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा तांबे के ऊपर हरी हरी परत छट जाती है जब उसका संक्षारण होता है। ठीक है, और ये इतनी जल्दी नहीं होता है कि भैया जैसे आपने किसी भी धातु को बाहर रखा और उसमें से उसका संक्षारण हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, महीने, 2 महीने, 6 साल, मतलब 6 साल तो काफ़ी ज़्यादा बता, मतलब 6 महीने, 1 साल। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अगला देखेंगे हम, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या हो रहा है भाई साहब? ऊर्जा यहाँ से मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन या फिर ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो मुक्त हो रही है, मान लो मुक्त हो ही नहीं रही हो। ठीक है, या फिर कहें तो जो ऊर्जा है उसका अवशोषण हो रहा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तब हम उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, वहीं जब एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाए, यानी कि ऊर्जा अवशोषित हो जाए, तब हम उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ओके, समझ पा रहे हो आप सभी? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए वाला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं अभिक्रिया दर की इकाई के बारे में। तो अगर आपको पता है ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पता रहता है तो फटाक से पहले कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब वो तो हमें भी पता है कि यार ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट कर दिया करो। ठीक, चलें अब इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे आ जाते हैं। निम्न में कौन धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या पूछ रहे हैं? धीमी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसको होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले मैं लास्ट वाला देखता हूँ, डी वाला ऑप्शन। क्या लिखा है? सोडियम का पानी से अभिक्रिया। आपने एक चीज़ तो सुनी होगी या फिर यूट्यूब पे कभी वीडियो देखे होंगे, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले कि जो सोडियम मेटल रहते हैं उसको पानी में डालते हैं और जम के ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या उसमें समय लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि समय लगता है, 2-3 सेकंड में भम से उड़ जाता है वो, तो है कि नहीं? तो ये ऑप्शन तो हट जाता है कंप्लीटली। HCl और NaOH की अगर भी अपन रिएक्शन करेंगे तब भी ये बहुत जल्दी हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा जो अपना ऑप्शन नंबर सी है गंधक वाला, ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए देखो, लोहे में जंग लगना। अब बताओ ऐसा होता है क्या कि आपने जैसे लोहे को बाहर रखा या फिर पानी में रखा उसमें जंग लग गई? नहीं होता है ना, टाइम लगता है इसमें। कभी 2-3 महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं, कभी 1 साल तक का समय लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? लोहे में जंग लगना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि आप चाहो तो आप वीडियो को ना 1.5x 1.75x की स्पीड पर भी देख सकते हो, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि इस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलें आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो कंप्यूटर महाशय प्रश्न नंबर 6 को हमारे सामने हाजिर किया जाए। वाह यार, प्रश्न नंबर 6 तो बड़ी स्टाइल सा है हमारे सामने। देखो,
क्या लिखा है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन यानी कि कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंपोजिशन यानी संगठन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से जब मैं जो ऑप्शन जब बताऊंगा ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा यार कंपोजिशन संगठन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या, बर्फ का पिघलकर जल बन जाना। अब यार बर्फ है मेरे पास, मान लो अगर वो पिघल जाता है जल बन जाता है तो अभी भी तो उतना ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि यार मान लो मेरे पास क्या बोलते हैं आधा किलो बर्फ था वो पिघल गया तो 3 किलो पानी बन गया, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ठीक है, मतलब कंपोजिशन उतना ही है। वहीं अगर मैं बात करूँ एलपीजी का दहन, ऑप्शन नंबर ए एलपीजी का दहन, अगर एलपीजी जल जाता है तो ये कम्प्लीटली नष्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर कंपोजिशन पूरा चेंज हो चुका है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है, उन्होंने ये पूछा कि भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। और जब भी आपको दिख जाए कि कुछ जल रहा है तो समझ जाना कि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है भैया, है ना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, तो कब होता है, जब मान लो पीएच चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, ओके, तो ये चीज़ें रहती हैं। अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग बदल जाए, ठीक है, तापमान बदल जाए, तो ये जब भी होता है तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका निर्धारण हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी वो वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो 8वें पे आ जाओ। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। अच्छे से समझना, मजेदार सवाल है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। ये मैंने क्यों बोला अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जो आंसर है ना परीक्षा बोर्ड में जो दिया हुआ है वो गलत है ना। तो समझो ये रिएक्शन आपको साइड में दिख रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसको आपको अपघटन करना है। क्या करना है अपने को, अपघटन करना है। तो देखो जनाब, इसका जब अपघटन कर रहे हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें क्या है, एक तो H2 आ गया है, एक O2 आ गया है। ठीक है, लेकिन H2 के आगे आप देखो 2 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको रिएक्शन को उन्होंने बैलेंस किया है। तो अब देखो H2 के आगे तो 2 है, लेकिन O2 के आगे 1 है सिर्फ, मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते ना अपन। O2 के आगे 1 है, यानी कि रेशियो अनुपात क्या हो गया, 2:1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा बी वाला, है ना। ये इसकी जो आंसर सीट है इसमें फर्स्ट वाला दे रखा है, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखना। आगे बढ़े। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। तो देखो जनाब, समझो, अगर जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको अगर आप सूर्य के प्रकाश में रख देते हो तो वो धूसर रंग का हो जाता है। धूसर, सर धूसर क्या होता है, तो धूसर कुछ भी नहीं, वो ग्रे कलर जो होता है उसको धूसर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण है, ये लोग हमसे पूछ रहे हैं। अब मान लो यार कुछ आपको बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अभी इसी के साथ हमें कंटिन्यू करना होगा। कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी चीज़ें, ऐसी समस्याएं आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, लेकिन अभी तो थोड़ा यार आप मैनेज कीजिए, ओके, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए मैं। चलो पढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन को एक और बार। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। तो देखो रिएक्शन पहले मैंने आपके सामने लिख रखी है, क्या है अपने पास, Ag है, AgCl है, सॉरी, है ना। अब सूर्य की जब सनलाइट जब इसमें आ रही है तो ये Ag और Cl के फॉर्म में टूट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, टूट रहा है। एक पदार्थ है अलग अलग पदार्थ में बढ़ गया, तो ये क्या है, ये वियोजन है ना। जब अलग हो जाए तो वियोजन, जब दो या तीन पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बना ले तब कह देना कि ये संयोजन है, मतलब मिल रहे हैं तो संयोजन, अलग हो रहे हैं तो वियोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वियोजन अभिक्रिया का। तो भैया बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए अपन बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है, तो कौन सा एसिड है जो सोने और अपने प्लेटिनम को गला देता है। ठीक है, एसिड है वो कोई सा, बताओ, पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं पता है तो याद रखो एक्वा रिजिया। क्या रहेगा, एक्वा रिजिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना यार लला। तो आगे वाला सवाल देखते हैं हम। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखो क्या है, हमारे पास लोहे का चूर्ण है, ठीक है, उसमें हम डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब क्या होगा, देखो मैंने रिएक्शन भी यहाँ पर सामने मेंशन कर रखी है ना। अब यहाँ पर अपने पास Fe है यानी कि लोहा है, HCl मिला दिया तो क्या हो गया हमारे पास, FeCl अलग हो गया, H2 अलग हो गया। FeCl यानी कि Fe मतलब तो आयरन और Cl यानी कि क्लोराइड, यानी कि आयरन क्लोराइड बन गया, H2 अलग मिल गया यानी कि हाइड्रोजन मिल गया। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अब अपन, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बिल्कुल यही तो बना, देखो आप, FeCl बन गया और हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, अगला वाला देखो, Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, मजे से समझ में आएगी। Fe2O3 मतलब जो O3 नाम की मोहतरमा है ये Fe2 के पास है रिएक्शन होने से पहले।
और जो 2Al है ये सिंगल है ना। लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, देखो O3 जो है वो Al के पास जा चुकी है, यानी कि इसको धोखा देके उसके बाद चली गई। ठीक है, तो ऐसे आप समझ लेना कि जब भी ऐसी रिएक्शन हो उसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखो इसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मैं बस आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यार एक को धोखा देके दूसरे के पास चली गई, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। ऐसा अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से याद रहता है। ठीक है, बस यही मेरा थोड़ा सा यहाँ पे उद्देश्य था। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 12वें का, है ना। 13 वाले पे आ जाओ। CaO प्लस H2O क्या बना रहे हैं ये, CaOH2, साथ में क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा मुक्त अभिक्रिया है। तो अब तो आप समझ गए होंगे क्या यहाँ पे ऊष्मा मुक्त हो रही है। मैंने यहाँ पे बताया था ना, ऊर्जा मुक्त हो या फिर ऊष्मा मुक्त हो की बात है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। तो अब आपके मन में क्या चलेगा यार कि ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आप बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसको आप ध्यान से देखो, CaO प्लस H2O, यानी कि दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया उत्पाद बना रहे हैं जिसका नाम है CaOH2, यानी कि तो संयोजन अभिक्रिया भी है। तो संयोजन भी हो गया और ऊष्माक्षेपी भी हो गया, तो A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसलिए अपना सी वाला ऑप्शन जो है जिसमें लिखा है A और B दोनों, तो ये वाला अपना आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो सही विकल्प है वो एकदम मजे से समझ में आ गए होंगे। तो चलो जनाब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब अपन ले लेते हैं रिक्त स्थानों को। तो हमारे पास आ चुका है पहला वाला, श्वसन एक अभिक्रिया है। आंसर तो आपको नीचे दिख गया, ऊष्माक्षेपी। लेकिन ऊष्माक्षेपी क्यों आएगा, आप समझ पा रहे हो? चलो, नहीं पता है मैं बताता हूँ। ऊष्माक्षेपी से आपके मन में क्या आ रहा है, यही कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा फिर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है प्रोडक्ट के साथ में, उत्पाद के साथ में। ठीक है, तो वो उस वाली अभिक्रिया को अपन कह देते हैं कि अब यह ऊष्माक्षेपी है। लेकिन यार श्वसन जिसमें यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कहाँ से या ऊर्जा या फिर ऊष्मा निकलती है, तो समझो निकलती है। समझते हैं अपन इसको बेहतरीन तरीके से। मान लो ये गोलू है, क्या है, गोलू है अपने सामने, इसने कुछ भी खाया, खाना पीना इसने खाया। ठीक है, जब ये खाना पीना खाता है तो वो बॉडी में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो ये अपने पास ग्लूकोज आ चुका है ना। अब ग्लूकोज क्या करता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो हम क्या ऑक्सीजन को खींचते हैं क्या, बिल्कुल। तो जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और अपने बॉडी को देता है एनर्जी। अरे कुछ भी काम करना है अगर गोलू को, तो वो क्या करेगा, एनर्जी की तो ज़रूरत लगेगी। अब बोले पता चले बंदे में एनर्जी है ही नहीं और उससे आप कुछ काम करवा रहे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी तो ऊर्जा है, उसी को तो अपन ऊष्मा कहेंगे यहाँ पर। यानी कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद के साथ में हमारी ऊर्जा भी मुक्त हो रही है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, समझ रहे हो मजे से, बिल्कुल। आगे बढ़ें, चलो क्या लिखा है अपने सामने, चूने का बुझना परिवर्तन का उदाहरण है। मैंने आपको क्या बोला, जलना बुझना जब भी हो तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ें। आगे देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे अपन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे आ जाओ। ताप व दाब बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी आप टेम्परेचर यानी कि तापमान, प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाते हो अभिक्रिया पर, तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ओके, पांचवा देखो, अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो ये क्या, संयोजन। अब भी आपको समझाया था मैंने, जब दो या दो से अधिक मिल जाए तो उसको बोल देंगे अपन संयोजन, है ना। या फिर एक ही 2-3 भागों में टूट जाए तो उसको अपन बोल देते हैं वियोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक मिल रहे हैं तो संयोजन हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे अब अपन। चलो भैया, कौन सा कर लिया अपन ने, पांचवा कर लिया, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। देखो इन्होंने भाषा ऐसी लिख रखी है जो आपके दिमाग का दही कर दे, है ना। लेकिन आपको डरना नहीं है। क्या हो रहा है, कोई सी भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जिसको मैं रासायनिक अभिक्रिया कह सकता हूँ, उसको अगर मैं समीकरण के फॉर्म में लिखता हूँ, समीकरण के रूप में लिखता हूँ, तो अब मैं उसे रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी बोलूँगा, मैं उसे क्या बोलूँगा, रासायनिक समीकरण बोलूँगा। बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक है भाई साहब, तो बड़े अपन आ गया। आगे लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आंसर आपको दिख गया है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। लेकिन क्यों, मैंने आपको विस्थापन रिएक्शन समझाया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता था, एक को धोखा देके दूसरे के पास चली जाती थी और वो बेचारा सिंगल रह जाता था, ऐसा कुछ होता था। समझाने के लिए, है ना, ऐसा कुछ सीरियसली नहीं लेना है ना। तो
तो वहाँ पे विस्थापन होता था। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में ऐसा होता है गोलू की भोलू के पास चले जाती है और भोलू की गोलू के पास चले जाती है, मतलब सिंगल कोई नहीं रहता, दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए, आयनों का आदान प्रदान होता है। वहीं पे अगर आप अपनी वाली भाषा में समझना चाहो जो आजकल के यूथ को अच्छे से समझ में आती है, तो यही कि गोलू के भोलू के पास चली गई और भोलू की गोलू के पास आ गई, है ना, सिंगल कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला देखो 8वां, वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो मैंने आपको बता रखा है क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा हो या ऊर्जा हो। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे इसको, ऊष्माक्षेपी। आगे बढ़े, आगे हमारे पास पोप ध्वनि से जलने वाली गैस, तो इसमें आप लिख देना डायरेक्टली हाइड्रोजन। अगला देखो 10वां, H2 का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो मजे से समझते हैं इसको। जब भी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए तो आप उसको समझ लेना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो आप उसको बोल सकते हो ऑक्सीकरण है। लेकिन वहीं इसके विपरीत ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो आप उसको बोल देना कि अपचयन है। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ये है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसी अभियान को अपन अग्रसर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सत्य और असत्य आ चुके हैं, तो इन्हें आप लोग देख लीजिएगा, वही खास समझाने लायक चीज़ें हैं नहीं। तो इससे भी आगे बढ़कर अब अपन आ जाते हैं जोड़ियों पर, है ना। तो भैया पहला वाला आ चुका है हमारे पास, 2AgCl है, प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag बन रहा है, Cl2 बन रहा है। ये तो वही है ना जो अपन ने भी किया था, धूसर रंग का हो जाता था सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, वही है। तो अभी अपने सामने 5 ऑप्शन है और यहाँ इसका जो आंसर है वो है सी वाला, वियोजन अभिक्रिया। क्यों, मैंने आपको बताया है, याद करो कि जब 2 या 2 से 3 मिलके एक बना ले तो उसको अपन संयोजन बोलते हैं, है ना। या फिर एक ही 2-3 भागों में टूट जाए, 2-3 पदार्थ बना ले अलग अलग, तो उसको हम वियोजन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे यही तो हो रहा है, AgCl है, Ag और Cl में बढ़ गया तो इसको बोल देंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। ओके, पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़े अपन दूसरे पे, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब दो पदार्थ मिल गए और एक नया उत्पाद बना लिया, तो इसका क्या होगा, ये संयोजन हो गया, है कि नहीं। पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब अपन। अगला वाला भी एकदम मस्त है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट है, साथ में है बेरियम क्लोराइड, मिलके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो आंसर है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, दरअसल ये होती है कि रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ अपने को मिल जाता है उत्पाद में जो पानी में घुलता ना हो। तो यहाँ पर आप देखो बेरियम सल्फेट जो है ये इनसोल्यूबल है, ये प्रिसिपिटेट बन चुका है, तो इसको अपन हिंदी में कह देते हैं अवक्षेपण। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया बोल रहे हैं। इसका आपको पूरा प्रश्न मिलेगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी, आप जब निकालोगे ना, जब एक्सरसाइज लगाओगे या फिर आपने लगाई होगी, तो वहाँ पे पूरा का पूरा आंसर है ना। तो भैया अगला देख लो, CH4 मीथेन है हमारे पास, साथ में क्या मिल रहा है, 2O2 क्या बना रहे हैं, CO2 2H2O प्लस उष्मा। क्या आ गया भाई साहब, उष्मा, यानी कि समझ गए ना, ऊर्जा उष्मा जब मुक्त होती है प्रोडक्ट साइड पे आपको मिलती है, तब आप क्या समझोगे कि ये क्या है, ये है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, 5वां देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो ट्रेंगल दिख रहा है ना आपको 5वें वाले में, ट्रेंगल का मतलब यहाँ पर क्या है, इस त्रिभुज का मतलब क्या है, मतलब अपन इसको हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उष्मा अपने को देनी पड़ रही है, मुक्त नहीं हो रही है, अपने को देनी पड़ रही है, यानी कि ये उष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यहीं से समझ जाओ, बाकी आगे के देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने ये चीज़ें कर ली है। इसके बाद बचते हैं अपने एक शब्द वाले उत्तर, है ना, एक शब्द एक वाक्य के जो हैं, तो उनके बहुत आसान से हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, समझ जाओगे आप उनको। अगर आपको उन्हें भी समझना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो फिर आपके भैया अगले बार से ये जो एक वाक्य एक शब्द के जो प्रश्न उत्तर हैं इनको भी अच्छे से समझा दिया करेंगे। ठीक है ना। तो भाई साहब आई होप आप सभी को मज़े से समझ में आ गया होगा, है ना। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।